हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 51 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से देख लिए थे। अब जल्दी से पढ़ते हैं, बस कुछ आखिरी के हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन 52 पर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ SRS लिमिटेड एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2016 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें बैलेंस शीट दी हुई है SRS लिमिटेड की एज एट 31 मार्च। तो 31 मार्च 2015 ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और 31 मार्च 2016 ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड के अंडर शेयर कैपिटल, तो डेफिनेटली इसका इंक्रीज या डिक्रीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेलिंग दी है नोट नंबर 1 में। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ एक ही आइटम है, दैट इज सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये डायरेक्टली इसका हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे तब काम में आएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 2 दैट इज 12% डिबेंचर्स है। चलिए तो यहां पर लिख लेते हैं 12% डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स में इंक्रीज या डिक्रीज वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट, लेकिन जो 12% इंटरेस्ट है इसका दो इफेक्ट होगा, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से लेस करके दिखाएंगे एज इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। आया समझ में? चलो करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ बैंक ओडी। तो बैंक ओडी में भी जो चेंजेस आएंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। बोरोइंग किसी भी प्रकार की हो, ठीक है, जो हमने ली है शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नोट नंबर 4 प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका इफेक्ट आता है। असेट्स में नॉन करेंट असेट्स के अंडर है प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड असेट्स दैट इज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। तो दोनों के अलग अलग नोट्स दिए हैं। टैंजिबल असेट में हमें मशीनरी अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अलग से दिया है। इसका मतलब मशीनरी को हम एट कॉस्ट दिखा के हर साल का डेप्रिसिएशन एक मटके में इकट्ठा करते जा रहे हैं, अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। चलो देन इनटैंजिबल असेट्स में नोट नंबर 6 में हमें दिया हुआ है गुडविल, ठीक है। तो गुडविल यहाँ पर 75,000 था, 50,000 हो गया, तो गुडविल रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका इम्पैक्ट आएगा। और मशीनरी में जो भी चेंजेस आएंगे वो पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, लेकिन जो डेप्रिसिएशन होगा उसका इफेक्ट आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। करेंट असेट्स में है करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पर नोट नंबर 7 में और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लियरली करेंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश इक्विवेलेंट्स ये दोनों एक ही है, भाई है, ठीक है। तो कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होते हैं दोनों, तो एंड में इनका तड़का लगा देंगे। क्लियर है इतना? तो एंड में इसका तड़का लगेगा और इन्वेंट्रीज जो होगा वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंडर आएगा। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब नोट्स टू अकाउंट भी सारे देख चुके हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है दैट 50,000 जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं 12%, उनको हमने इशू किया है 31 मार्च 2016 को। तो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करना है वो इस डेट को ध्यान में रखते हुए पीरियोडिक बेसिस पे कैलकुलेट करना है। आ रहा है समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 ऑन विच अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 20,000। तो एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 40,000, उस पर अभी तक 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, अक्यूमुलेट हो चुका था, तो उसकी वैल्यू कितनी बची? 20,000। अब इस 20,000 की वैल्यू वाली मशीन को हमने बेचा है एट अ लॉस ऑफ 5,000। मतलब अगर 5,000 के लॉस पर बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा? 15,000 में हमने इसको सेल किया होगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको यहाँ पर मशीनरी अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये हमारा एक फॉर्मेट रेडी है बेसिक सा, लेकिन सबसे पहले हमें हमारी मेहनत करनी बाकी है, दैट इज वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स में सबसे पहले दो लेजर अकाउंट बना लेते हैं।
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने टैक्स पेड नहीं दिया है, तो जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन है उसी को हम टैक्स पेड मान लेंगे, ठीक है। और इस साल का जो प्रोविजन क्लोजिंग आ रहा है उसको हम क्या मान लेंगे कि हमने इस साल वो प्रोविजन क्रिएट किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट लेंगे। चलिए, तो फर्स्ट लेजर अकाउंट ये हो जाएगा हमारा मशीनरी अकाउंट, सेकेंड हो जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, चलिए अब सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलिए, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों के देख लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ है। मशीनरी का है ओपनिंग बैलेंस 522,500, 837,500, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 522,500, 837,500, ठीक है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमारा कितना दिया हुआ है, 70,000 था और अब कितना हो गया 1,05,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 70,000 एंड 1,05,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इज डन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट दिया है वो क्या दिया है कि ड्यूरिंग ईयर हमने एक मशीनरी बेची जिसकी 40,000 कॉस्ट थी और उस पर अभी तक का डेप्रिसिएशन लग चुका था 20,000, ठीक है। उसको हमने लॉस पे बेचा 5,000 के। चलिए, तो यहाँ पर इसका मतलब डेप्रिसिएशन के मटके में से अब वो हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो मशीनरी हम बेच रहे हैं, तो हमें मटके में से वो निकालने के लिए यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू मशीनरी अकाउंट, कितना 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है जो मशीनरी बेच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसका दूसरा इम्पैक्ट डबल पोस्टिंग, यहाँ पर हम लिख देंगे बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना 20,000। क्लियर हो गया इतना। चलो, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमारा बस इतनी ही कहानी थी, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 1,25,000, ठीक है। तो 1,25,000 में से जब 70,000 गया तो कितना बचेगा 55,000। इसका मतलब जो 55,000 यहाँ पर बैलेंस आ रहा है ये इस साल का हमने डेप्रिसिएशन लगा के इस मटके में डाला है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो अब ये वाला डेप्रिसिएशन हमारा इस साल का हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया होगा 55,000, ठीक है, चार्ज किया होगा, तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एज नॉन कैश आइटम ऐड बैक करेंगे। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे इसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आने वाला है। चलो, अब बाकी की कहानी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो हमें बोला गया है कि हमने मशीनरी को लॉस में बेचा, तो बाय P&L अकाउंट लॉस रिकग्नाइज कर लेते हैं। कितने लॉस में बेचा 5,000 के लॉस पे बेचा, ठीक है। तो 40,000 की कॉस्ट वाली मशीन पे अभी तक 20,000 लग चुका है और 20,000 उसकी वैल्यू बची, उसको हमने 5,000 के लॉस पे बेचा। इसका मतलब हमने उसको 15,000 पे बेचा। तो यहाँ पर आप लिख लोगे बाय बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा सेल। क्लियर हो गया इतना। चलो, तो अब टोटल कर लेते हैं 20,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 8,37,500, ठीक है। तो ये टोटल आ रहा है आपका 8,77,500। इसमें से जब आप माइनस कर रहे हो 522,500 तो आपका आंसर आ रहा है 3,55,000। तो यहाँ पर 3,55,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। इसका मतलब आपने ये मशीनरी इस साल के दौरान खरीदी होगी, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, इसको हम परचेज मान लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर।
क्लियर हो गया इतना? चलो अब यहां पर थर्ड वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो थर्ड वर्किंग नोट में हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमारा आ जाएगा क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस ठीक है। तो क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें दिया हुआ है। क्लोजिंग था 1,25,000, ओपनिंग था 50,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,25,000, 1,25,000 माइनस 50,000 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 75,000। क्लियर हो गया इतना? अब इसमें और क्या चीज़ें हमें ऐड करनी होंगी, तो चलो इसके लिए चलते हैं बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट में हम रिजर्व्स एंड सरप्लस का वर्किंग नोट वाला इम्पैक्ट ले चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, ठीक है, ये हमारा बेसिकली लास्ट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स था, अब इस साल हम उसको पे किया ऐसा मान लेंगे, ये टैक्स पेड हो जाएगा। और इस साल हमने जो 1 लाख का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, इसको हम क्या मान लेंगे कि हमने इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस में से इतना प्रोविजन क्रिएट किया, ठीक है। तो 1 लाख को हम क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 लाख को ऐड बैक कर देते हैं, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ठीक है। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 1,75,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है। तो 1,75,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। तो जल्दी से जो हमारे फर्स्ट एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहां पर लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हो जाएगा आपका 1,75,000 एज पर वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो अब ऐड करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले तो हमारा क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो हमारा डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर यहां से हमने निकाल लिया था कितना? 55,000 लगाया है हमने। तो 55,000 एज पर वर्किंग नोट नंबर 2 कितना आ जाएगा? 55,000। ठीक है, इसके अलावा ध्यान से देखो और कुछ आएगा क्या? क्लियरली यहाँ पर हमारा जो 5,000 का लॉस हुआ है मशीनरी को बेचने में, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, इसको भी हम ऐड बैक कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ठीक है, कितना? 5,000। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्लियर हो गया इतना? चलो अब और क्या दिख रहा है यहाँ पर? इनटैंजिबल असेट्स था, गुडविल 75,000 था, अब 50,000 हो गया। इसका मतलब अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, वो हटाना पड़ेगा, इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो 25,000 से गुडविल राइट ऑफ हुई है, अमोर्टाइज हुई है, उसको भी ऐड बैक कर लेंगे।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बैलेंस शीट पे आ जाते हैं और ध्यान से देख लेते हैं। एक हमारा था 12% डिबेंचर्स, ये हमें निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमने इशू किए हैं, ठीक है, 2,25,000 माइनस 1,75,000, ये कितना हो गया 50,000। तो हमने जो 50,000 के डिबेंचर्स इशू किए हैं उन्होंने क्लियरली क्या बोला गया है, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें डेट दी है, उसको हमने इशू किया है 31 मार्च 2016, मतलब इस साल के आखिरी दिन। तो मतलब पूरे साल का जो इंटरेस्ट का मीटर घूमेगा वो हमारा इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, वो इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा ओपनिंग बैलेंस पे, ठीक है, क्योंकि जो 50,000 के हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं वो हमने लास्ट डे ऑफ द ईयर को इशू किए हैं। तो हमारा 1,75,000 पे 12% से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट होगा। क्लियर है इतना? चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स 1,75,000 पे 12%। तो 1,75,000 पे 12% कितना हो जाएगा 21,000। तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको भी हम ऐड बैक कर लेंगे। चलिए, तो इसके अलावा अब और कुछ बचा है क्या, ध्यान से एक बार देख लो। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट ले चुके हैं, इसका भी इम्पैक्ट आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं हमारी यहाँ पर। अब बस इसका टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 55,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 21,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,06,000। तो 1,75,000 में जब हम ऐड करेंगे 1,06,000 तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,81,000। तो ये 2,81,000 क्या आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग का कचरा हटाने के बाद हमारा प्योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, बट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें ऐड और लेस का इफेक्ट देना पड़ेगा। तो ऐड क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट असेट्स, और लेस क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट असेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको याद है हमें सिर्फ एक ही चीज़ दी है जो हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आ रही है, दैट इज इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज 36,000 थी, अब 61,000 हो गई है। तो करंट असेट्स जो है वो हमारे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 25,000 से। तो इंक्रीज इन करंट असेट्स को हम कौन सी कैटेगरी में दिखाते हैं, लेस वाली कैटेगरी में। तो यहाँ पर लिख लेंगे इन्वेंट्रीज, कितना हो जाएगा ये 25,000। और ऐड वाली कैटेगरी में कुछ भी नहीं है, निल है। तो यहाँ पर टोटल हमारा 25,000 यहाँ से लेस हो जाएगा। तो 2,81,000 में से जब हम 25,000 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,56,000। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर लेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 62,500 का प्रोविजन बना हुआ था लास्ट ईयर, तो इस साल वो हमने पे कर दिया होगा, तो 62,500 हमारा टैक्स पेड हो जाएगा, ठीक है। तो 2,56,000 माइनस 62,500, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1,93,500, 1,93,500, ठीक है। तो 1,93,500 आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हमारा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पर लिख लेते हैं,
चलिए, तो हमारी जो सबसे मेहनत वाली एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जल्दी से नोट कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए बढ़े आगे। अब आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले तो आ जाते हैं मशीनरी अकाउंट पे। मशीनरी अकाउंट में से ये लॉस वाली चीज़ हम ले चुके हैं ऑपरेटिंग में, ठीक है। अब बैंक अकाउंट हमने सेल किया 15,000 में मशीनरी, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितना हो जाएगा? 15,000। यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने ये चीज़ कैलकुलेट की है। नेक्स्ट, मशीनरी हमने खरीदी 3,55,000 की, तो ये भी हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। 3,55,000 की हमारी मशीनरी खरीदी, तो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू परचेज मशीनरी, वर्किंग नोट नंबर 1। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर मशीनरी अकाउंट के हम सारे आइटम्स कंसिडर कर चुके हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी काम हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट में देख लेते हैं, हमने मार्क करके रखा है टैंजिबल एसेट्स का काम खत्म हो चुका है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 50,000 के थे, अब 75,000 के हो गए, ठीक है। मतलब 25,000 से हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू परचेज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो कितना पेमेंट किया? 25,000 का पेमेंट किया। चलिए, अब यहाँ पर बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतनी ही कहानी थी, इसको कर लेते हैं टोटल। तो 15,000 आया, माइनस 3,55,000 गया, माइनस 25,000 गया, तो कितना बचा? 3,65,000 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस 3,65,000 आंसर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है इतना? चलो अब आ जाते हैं लास्ट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं शेयर कैपिटल पे। तो शेयर कैपिटल 3,50,000 था, अब 4,50,000 हो गया, मतलब 1,00,000 के हमने शेयर्स इशू किए हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 1,00,000। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है 12% डिबेंचर्स। तो 1,75,000 के डिबेंचर्स थे, अब 2,25,000 के हो गए। इसका मतलब हमने 50,000 के डिबेंचर्स इशू किए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिबेंचर्स इशू करके हमें पैसा मिला होगा, लोगों ने डिबेंचर्स खरीदे होंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स, तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 50,000। अब इन्हीं डिबेंचर्स पे हमने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, पूरे साल का। तो इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये वही वाली हो गए जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में निकाला था, ओपनिंग बैलेंस पे 12%। तो 1,75,000 पे 12% कितना आ गया था? 21,000। तो यहाँ पर 21,000 का हमने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसको ऐड करते हैं, लेकिन
वो नेचर है फाइनेंसिंग नेचर का, तो इसलिए उसको यहाँ से हम आउटफ्लो की तरह दिखाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बैंक ओडी, तो बैंक ओडी 37,500 की थी, अब 75,000 की हो गई, मतलब आपने लोन लिया, ठीक है, और विड्रॉ किया पैसा, तो आपके पास कैश इनफ्लो आया होगा कितना, 37,500 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हो जाएगा आपका 37,500 इनफ्लो हुआ। चलिए इसके बाद और क्या बचा है देख लेते हैं, लास्ट, बस एंड पर हैं हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। चलिए परफेक्ट, तो अब आ जाते हैं फाइनल इसको आंसर कैलकुलेट करने के लिए। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हमारा कंक्लूडेड आंसर्स क्या आएगा, 1,00,000 रुपए आपका प्रोसीड्स आया, 50,000 आया, माइनस 21,000 गया, प्लस 37,500 आया, तो 1,66,500 आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ चुका है। यहाँ पर लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। $1,66,500, ठीक है। चलो अब ये तीनों एक्टिविटीज से हमारा कैश फ्लो निकल चुका है, अब बस एंड का तड़का लगाना बाकी है, ये समझ में आ गया। चलो तो एंड का तड़के के लिए हमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालना पड़ेगा। तो 1,93,500 हमारा आया ऑपरेटिंग से, माइनस 3,65,000 गया इन्वेस्टिंग में, प्लस 1,66,500 आया हमारा फाइनेंसिंग से। तो अब आपका नेट आ रहा है -5,000। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, नेट डिक्रीज in cash and cash equivalents activity 1 plus 2 plus 3। चलिए अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना, इंक्लूडिंग हमारा करंट इन्वेस्टमेंट्स। चलो तो यहाँ पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 26,500 और करंट इन्वेस्टमेंट्स है 35,000। 26,500 प्लस 35,000, तो ये कितना हो जाएगा 61,500, ठीक है। तो 61,500 में से जब हमारा 5,000 गया, डिक्रीज हुआ, तो अब कितना बचा 56,500। इसका मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस का टोटल इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या बैलेंसेस आ रहे हैं, 36,500 और 20,000, 36,500 प्लस 20,000, तो बिल्कुल ये आपका आ रहा है 56,500। तो परफेक्टली हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। पहले हम लोगों ने देख लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर हमने निकाल लिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। उसके बाद उनका नेट डिक्रीज आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, और उसको जब ओपनिंग बैलेंस से ऐड किया तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, जो हमारा परफेक्टली टैली हो गया है। और इसके बाद वर्किंग नोट्स देख लो, मशीनरी अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट और हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी का वर्किंग नोट, ठीक है। तो ये थी इस क्वेश्चन की पूरी कहानी। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन 53।
Following is the summarized balance sheet of Philips Limited as at 31st March 2021. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट में 31st मार्च 2020 क्लोजिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस मतलब इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, और 31st मार्च 2021 ये हमारे हो जाएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस इस साल के। क्लियर है इतना? तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में दिया है शेयर होल्डर्स फंड्स, दैट इज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में नोट्स टू अकाउंट्स में हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एक जनरल रिजर्व और एक सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन दोनों का ही एक जगह इंपैक्ट जाना है, दैट इज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का, तब इन दोनों का काम आएगा। ठीक है, चलिए। देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दैट इज 10% मॉर्गेज लोन। ठीक है, तो मॉर्गेज लोन में जो भी चेंजेस आएंगे वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा क्योंकि ये बोरोइंग है, और 10% इंटरेस्ट जो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करते थे। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स दैट इज क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट बन जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, ठीक है, तो इसका जो भी इंपैक्ट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगा। नॉन करेंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है हमें, टैंजिबल असेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इम्पैक्ट आएगा और डेप्रिसिएशन जो हमारा निकलेगा वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स जो है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में जो भी चेंज आएगा वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। करंट असेट्स में दिया है करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दोनों एक ही हैं। क्लियर है इतना? तो ये इसका हमारा लगेगा एंड में तड़का, और इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट बन जाएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 25,500। तो 24,000 की इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट थी उसको हमने 25,500 में बेचा, इसका मतलब गेन में बेचा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 27,000। ठीक है, तो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स जो था इस साल जो हमने क्रिएट किया वो है 27,000 का। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 30,000 वॉज सोल्ड फॉर 36,000। द प्रॉफिट्स वर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो एक फिक्स्ड एसेट था जिसका कॉस्ट 30,000 था, उसको हमने बेचा है 36,000 में, और जो प्रॉफिट्स हैं उसको हमने इंक्लूड किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, द इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वर अमाउंटेड टू 1,20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हमें जो वर्किंग करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। एक तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक आपको इन्वेस्टमेंट्स का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक आपको फिक्स्ड एसेट्स का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इंटरिम डिविडेंड जो है हमारा, इंटरिम डिविडेंड ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग नोट का भी पार्ट बनेगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये माइनस भी होगा। ठीक है, तो इसके भी दो इम्पैक्ट्स होंगे। चलिए, तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले पूरी मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट्स। तो 3 लेजर अकाउंट्स बनेंगे। कोशिश करते हैं हम तीनों यहीं पर आ जाएं आपके। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा मशीनरी अकाउंट।
तीसरा लेजर अकाउंट हो जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। चलिए, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स असेट नेचर का है तो डेबिट बैलेंस में आ जाएगा ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। मशीनरी पे एसेट नेचर का है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी नेचर का है तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो, तो सबसे पहले तो तीनों लेजर अकाउंट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स का। तो इन्वेस्टमेंट्स हमें कितने दिए हुए हैं? ओपनिंग बैलेंस था 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। तो 1,50,000 और 1,80,000। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स जिनकी कॉस्ट थी 24,000 उनको हमने बेचा है 25,500 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? बाय बैंक अकाउंट। कितना सेल कर रहे हैं हम? कितने में? 25,500 में। और उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी? 24,000। इसका मतलब हम 1,500 के प्रॉफिट पे या गेन पे सेल कर रहे हैं, तो 1,500 का गेन भी रिकग्नाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू P&L अकाउंट, ये आ जाएगा आपका गेन। क्लियर है इतना? चलो, अब इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में बस इतनी ही कहानी थी, तो इसको टोटल कर लेते हैं। आपका कितना टोटल आ रहा है? 1,80,000 प्लस 25,500, ये हो जाएगा 2,05,500। इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 1,50,000 माइनस 1,500, तो यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 54,000। इसका मतलब आपने 54,000 की इन्वेस्टमेंट्स और खरीदी होंगी इस साल के दौरान, तो टू बैंक अकाउंट ये हमारा आ जाएगा क्या? परचेज। क्लियर है? तो बिल्कुल जैसा मशीनरी अकाउंट बनाते थे, ठीक है, उसी तरह बनाया है, बस यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं मशीनरी अकाउंट पे। चलो, तो मशीनरी अकाउंट में हमें कितना दिया हुआ है बैलेंस? 12 लाख ओपनिंग था और क्लोजिंग है 9,60,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 लाख ओपनिंग बैलेंस और 9,60,000 क्लोजिंग बैलेंस। इतना क्लियर हो गया? चलो, अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या दिया गया है? ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग ₹30,000 was sold for 36,000. The profits were included in the statement of profit and loss. ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ भी मान नहीं रहे। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमने एक मशीन को 36,000 में बेचा, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट सेल। कितने में बेचा? 36,000 में। और उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट थी 30,000, मतलब 6,000 के गेन पे बेचा, तो 6,000 का गेन भी रिकग्नाइज कर लेंगे। टू P&L अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा गेन ऑन सेल। क्लियर हो गया? चलो, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल लगाते हैं। ये कितना आ रहा है आपका? देखो, ये आ रहा है आपका 12,06,000। अब 12,06,000 में से जब आप माइनस करोगे 36,000 और माइनस करोगे 9,60,000, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2,10,000 का बैलेंस, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा इस साल का डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन तो दिया नहीं है, आ रहा है समझ में? तो क्योंकि आपको जो मशीन बेची उस पर कितना डेप्रीसिएशन लग चुका है वो अभी तक बताया नहीं, तो वो कैलकुलेट करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर यही मान के चल रहे हैं
कि उसकी वैल्यू जो थी 30,000 थी, उसको हमने बेचा 36 में, तो 6,000 के गेन को रिकग्नाइज कर लिया और 36,000 यहाँ पे ले लिया। तो 12,06,000 हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा टोटल आ रहा है, उसमें से जब क्रेडिट साइड में माइनस कर रहे हैं 36,000 माइनस 9,60,000 तो 2,10,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जो हमारा निकल गया क्या, डेप्रीसिएशन। क्लियर हो गया इतना? चलिए, क्यों डेप्रीसिएशन क्यों है? क्योंकि इतने से मशीनरी की वैल्यू गिरेगी, ठीक है। अगर बेचोगे तब भी मशीनरी की वैल्यू कम होगी, अगर डेप्रीसिएशन लगाओगे तो भी मशीनरी की वैल्यू कम होगी। तो बेचने वाली मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ गया उसको हम ऑब्वियसली हमारा डेप्रीसिएशन ही होगा। चलो अब प्रोविजन फॉर टैक्स पे आ जाते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देख लेते हैं। 2,25,000 ओपनिंग बैलेंस था और 30,000 क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2,25,000 और 30,000 क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। बाकी आपको एडजस्टमेंट्स में और क्या दिया हुआ है कि आपने इस साल का प्रोविजन कितना क्रिएट किया है, आपने प्रोविजन क्रिएट किया है 27,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रोविजन क्रिएट किया है 27,000 का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने 27,000 का प्रोविजन क्रिएट किया, अपने P&L में से अलग रखा। तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर अब आ जाएगा कि आपने इस साल कितना टैक्स पे किया। तो 2,25,000 प्लस 27,000 ये हो गया 2,52,000। 2,52,000 में से 30,000 गया तो कितना बचा, 2,22,000 आपका क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टैक्स पेड। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलो ये तीनों वर्किंग नोट्स नोट कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब इसके बाद एक वर्किंग नोट और है हमारा, फोर्थ वर्किंग नोट, दैट इज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। यहाँ पर जनरल रिजर्व्स भी हैं तो प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स भी आएगा, ठीक है। प्लस और क्या आएगा, इंटरिम डिविडेंड हमने क्या पे किया, एंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व तो बाद में लेंगे, पहले 1,68,000 ओपनिंग बैलेंस है सरप्लस का, 2,04,000 क्लोजिंग बैलेंस है। तो 2,04,000 माइनस 1,68,000, 2,04,000 माइनस 1,68,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा 36,000, ठीक है। अब हम ऐड बैक करेंगे जनरल रिजर्व, जो उसमें से हमने प्रॉफिट में से अपने हटा के रखे थे उनको दोबारा ऐड बैक करेंगे। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व्स कितने हैं, 9 लाख थे, अब 9,30,000 हो गए, मतलब हमने प्रॉफिट में से एक हिस्सा जनरल रिजर्व में डाला है, उसको दोबारा ऐड बैक कर रहे हैं। तो 30,000 लिख लेंगे यहाँ पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में। क्लियर हो गया। देन इंटरिम डिविडेंड पेड, तो इंटरिम डिविडेंड हमने कितना पे किया ड्यूरिंग द ईयर, 1,20,000, तो इसको भी ऐड बैक करेंगे, अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया है हमने, ठीक है। एंड हमने इस साल प्रोविजन फॉर टैक्स कितना क्रिएट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, 27,000। क्लियर हो गया इतना। चलिए तो एक बार बस देख लेते हैं कि हमने अपने वर्किंग नोट की सारी चीज़ें ले ली हैं। हमने अपने वर्किंग नोट से रिलेटेड यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस की सारी चीज़ें ले ली हैं। एंड इसके बाद चलिए तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं हमारी।
अब आ जाते हैं, टोटल कर लेते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। चलिए तो टोटल करते हैं, 36,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 27,000, तो ये आ जाएगा 2,13,000। तो 2,13,000 हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मेन क्वेश्चन में सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमने निकाला था, अभी कितना आया है 2,13,000। चलिए तो 2,13,000 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें हमें ऐड करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं वर्किंग नोट्स में, आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें वर्किंग नोट में मिल जाएंगी। तो मशीनरी अकाउंट में जब आप देखोगे, ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में ध्यान से देखो, ये आपका सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, ये गेन आपका माइनस होगा ऑपरेटिंग से। ठीक है, तो गेन हम बाद में माइनस करेंगे। डेप्रीसिएशन आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। क्लियर है? यहाँ पर सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स में आ जाओ, तो सेल ऑन इन्वेस्टमेंट्स ये आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा, परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में जाएगा, और जो गेन है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये ऑपरेटिंग में से माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? और ये आप ले चुके हो पीएनएल जो आपने क्रिएट किया है प्रोविजन वर्किंग नोट में, ये टैक्स पेड आप एंड में माइनस करोगे ऑपरेटिंग से। इतना क्लियर हो गया? चलो तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमें मेनली डेप्रीसिएशन चाहिए। तो डेप्रीसिएशन 2,10,000 आया हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं डेप्रीसिएशन वर्किंग नोट 2 के हिसाब से हमारा आया है 2,10,000। इतना क्लियर हो गया? चलो अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढो जल्दी से। इसके अलावा और क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 10% मॉर्गेज लोन, तो यहाँ पर कोई भी मॉर्गेज लोन नहीं था, ज़ीरो था। ठीक है, और अब उस पर 8,10,000 का हमने लोन लिया, हमें कोई भी डेट नहीं दी कि कब लिया, तो हम हमेशा क्या अज्यूम करके चलते हैं जब डेट नहीं दी होती कि इसको हमने ईयर एंड पे लिया होगा। ठीक है, तो अगर ईयर एंड पे लिया है तो इसका मतलब इस पर हमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया। आया समझ में? ये मैंने पहले इसलिए लिखा था ताकि मैं अजम्पशन को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अब अगर ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कोई डेट नहीं दी कि आपने लोन कब लिया, तो हम ये मानेंगे कि हमने लोन ईयर एंड पे लिया है। तो ईयर एंड पे अगर लोन ले रहे हो साल के आखिरी दिन, तो पूरे साल कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इंटरेस्ट अगले साल से कैलकुलेट होगा, तो इस साल हमारा इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा इस लोन पे। ठीक है, तो ये भी नहीं है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर डेप्रीसिएशन हम ले चुके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। चलिए बस, तो ये इतना ही है। इसके बाद लेस हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लेस हो जाएंगी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपकी दो इनकम्स हैं, एक तो गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, और एक हो जाएगा आपका गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 और ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 2। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाओ, देख लो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर।
1500 रुपये गेन हुआ हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में, तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम मिली हुई है, ये हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए हम कर रहे हैं लेस। ठीक है, सिमिलरली मशीनरी को बेचा हमने 6000 के प्रॉफिट पे, तो ये वाला भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम मिला हुआ है प्रॉफिट में, वो हटाना पड़ेगा ताकि हम नॉन ऑपरेटिंग का मैल हटा पाएँ और प्योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मिल पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो 2,10,000 हम करेंगे यहाँ पर ऐड और माइनस 7,500 कर देंगे। तो 2,13,000 में जब हम 2,10,000 ऐड करेंगे और माइनस 7,500 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,15,500, जो आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड की कैटेगरी आ जाएगी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस की कैटेगरी आ जाएगी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। चलिए, तो अब वर्किंग कैपिटल वाले आइटम्स देखते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले हमारा वर्किंग कैपिटल वाला आइटम है ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स 5,04,000 था, अब 4,02,000 हो गया। इसका मतलब इसमें डिक्रीज आया है कितना? 1,02,000 का डिक्रीज हुआ है ट्रेड पेबल्स में। तो करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही हैं तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? लेस कैटेगरी में। तो ट्रेड पेबल्स यहाँ पर हम दिखा देंगे लेस 1,02,000। चलो, अब आते हैं फिर से बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में अब और इसके अलावा हमारा ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? इन्वेंट्रीज 7,20,000 थी, अब 6,30,000 हो गई। इसका मतलब हमारा इन्वेंट्रीज कम हो रहा है 90,000 से। तो जब करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इन्वेंट्रीज को हम यहाँ पर लिख देंगे 90,000। चलिए, देन नेक्स्ट इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स 6,30,000 था, अब हो गया 13,65,000। तो हमारा करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा लेस की कैटेगरी में, 7,35,000 से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। $7,35,000। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो अब 90,000 को करते हैं ऐड और 1,02,000 प्लस 7,35,000, तो टोटल 8,37,000 को हम करते हैं लेस। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 4,15,500 प्लस 90,000 माइनस 8,37,000। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 3,31,500। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। अब इसमें से जब हम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर निकालेंगे, लेस करेंगे, तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर हमने निकाला है वर्किंग नोट नंबर 3 में। वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर देखो कितना निकाला है? 2,22,000। तो ये लेस करेंगे, तो 2,22,000 हम यहाँ पर लेस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब हमारा टोटल यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 3,31,500 माइनस 2,22,000। तो यह आपका हो जाएगा 5,50,000
53,500 नेगेटिव में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा -5,53,500। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 5,53,500 कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया है फर्स्ट एक्टिविटी का। जल्दी से नोट कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए तो अब बढ़ते हैं सेकेंड एक्टिविटी पे। सेकेंड एक्टिविटी है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो तो यहाँ पर वर्किंग नोट से हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स का ले लेते हैं। 25,500 की हमने इन्वेस्टमेंट्स बेची, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना, 25,500। ठीक है, फिर हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी जो हमने निकाली वर्किंग नोट नंबर 1 में, कितनी, 54,000 की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू परचेज इन्वेस्टमेंट्स एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 हमने निकाला, कितना, 54,000 आउटफ्लो हुआ। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद 36,000 मशीनरी खरीदी बेची हमने, तो उससे प्रोसीड्स हुए। तो 36,000 मशीनरी बेचने से प्रोसीड्स हुए, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी ठीक है, कितने में बेची हमने, 36,000 में। चलिए तो ध्यान से देख लेते हैं, सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर चुके हैं इन वर्किंग नोट्स में हम। ठीक है, टैक्स पेड का भी हो चुका है। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देख लेते हैं, एक बार और रिव्यू कर लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हमारा टैंजेबल एसेट्स का काम हो चुका है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स का काम हो चुका है। चलिए परफेक्ट, तो यहाँ पर बस फाइनल आंसर निकाल लेते हैं हम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25,500 आया, -54,000 गया, प्लस 36,000 आया। तो आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में 7,500। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज $7,500। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, आंसर 7,500 बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। चलिए अब आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए सबसे पहला है हमारा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल 13,50,000 था और 13,50,000 ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद मॉर्टगेज लोन था, तो मॉर्टगेज लोन 0 था, अब 8,10,000 हो गया, इसका मतलब आपने 10% मॉर्टगेज लोन लिया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा कैश इनफ्लो हुआ होगा इसके कारण, तो प्रोसीड्स फ्रॉम 10% मॉर्टगेज लोन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम 10% मॉर्टगेज लोन, ये आपका हो जाएगा 8,10,000। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बचा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड प्रोविजन फॉर टैक्स का भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज लोन तो हम कुछ देंगे नहीं, क्योंकि हमने ये मान लिया कि हमने इसको ईयर एंड पे लिया है, तो इंटरेस्ट कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1,20,000, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर
कितना हो जाएगा 1,20,000। बस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इतनी ही कहानी थी। चलो तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8,10,000 आया, 1,20,000 गया, तो बचा कितना 6,90,000। तो 6,90,000 आपका कैश फ्लो हो जाएगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आंसर 6,90,000। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए तो यहाँ पर तीनों एक्टिविटीज से हमने कैश फ्लो कितना कितना आ रहा है वो सेपरेटली निकाल लिया है। तो हमारी डिश प्रिपेयर हो चुकी है, बस अब एंड का तड़का लगाना बाकी है। चलो तो एंड का तड़का लगाने के लिए हम तीनों एक्टिविटीज से कैश फ्लो जो आया है उसको टोटल करेंगे। तो आपका 5,53,500 आपका कैश यूज हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है बेसिकली पैसा ऑपरेटिंग में, प्लस 7,500 इन्वेस्टिंग में आ रहा है, प्लस 6,90,000 आपका फाइनेंसिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है नेट 1,44,000। तो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना 1,44,000 एक्टिविटी 1 + 2 + 3। अब यहां पर ऐड करेंगे हम, जब इस नेट इंक्रीज में ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, और हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था 4,30,000 और 17,000 था करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4,30,000 प्लस 17,000। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 4,47,000। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जब नेट इंक्रीज में हम ऐड करेंगे 4,47,000 तो आपका आंसर आ जाएगा 5,91,000। ठीक है, तो ये आपके क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आना चाहिए। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स कितना कितना आ जाएगा 5,70,000 और 21,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5,70,000 और 21,000। तो दिस इज टोटल, दिस इज इक्वल टू 5,91,000। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारे वर्किंग नोट्स बनाने पड़े हमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, चीज़ें मिस आउट होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे आप इतनी सारी चीज़ें होती है, कई बार हम क्या करते हैं, जब हम मेन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं, उसके कारण हमारा आंसर नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा सुपर केयरफुल रहना है, ताकि आपकी एक एक चीज़ का आप कंसिडरेशन और जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट जगह आए। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाला, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, तीनों का एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो को ऐड करके नेट इंक्रीज आया, उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स को ऐड किया, तो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स का टोटल आ गया। वर्किंग नोट्स के लिए हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बनाया, मशीनरी बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के कैलकुलेशन किया। क्लियर हो गया? चलिए, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, इसमें कोई भी डाउट हो, इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस चैप्टर के वो हम करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।